हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास, जो इंडियन इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में आज हम बिल्कुल नोट्स की तरह पढ़ाएंगे। आपके लिए कोई इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल नोट्स के साथ इस क्लास को हम पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल इकोनॉमिक्स के बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस क्लास में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बात यही करेंगे हम कि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हिंदी में मतलब होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, और देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलत देते हैं सही। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र कितने शब्दों से मिलकर बना है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का मतलब होता है अर्थ और दूसरा का मतलब होता है शास्त्र। ठीक है, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, धन का अध्ययन, इसका मतलब ये। ठीक है, और अब बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे और भी हमें आपके लिए देंगे। अगला प्रश्न है पुस्तक। चाणक्य जो पुस्तक है, ठीक है, जो अर्थशास्त्र है, जो ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो ये लिखी गई चाणक्य द्वारा लिखी गई है पुस्तक। किसके द्वारा? चाणक्य द्वारा लिखी गई है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, अब राजनीति से हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीति से संबंधित पुस्तक भी है हम यहाँ पर कराने वाले हैं। चलिए पुस्तक इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र का मतलब अर्थशास्त्र का मतलब संसाधनों का प्रबंधन या घर का प्रबंधन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र यह मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक है, जिसमें उसकी आर्थिक लाभ तथा आर्थिक हानि शामिल रहती है। इसमें क्या है? लोगों के रहन सहन या मतलब उसके कारोबार व्यवसाय व्यवसाय करना, उनको जॉब करना, उनके बारे में लाभ या हानि के बारे में इसके यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है अर्थशास्त्र में। यही अगला प्रश्न देख लीजिए। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। ये एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। किसके थे? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। अगर 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी, तब से अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी, तब से अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर थ्योरी है यहाँ पर बिल्कुल। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर बताना है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? ठीक है, थ्योरी एक, अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इकोनॉमी। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल कराने वाले हैं। ये विशेष सब्जेक्ट के बारे में करते हैं। चलिए, प्रिंसिपल सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत को जब किसी भौगोलिक क्षेत्र जियोग्राफी रीजन में लागू किया जाता है तो वह वहाँ की अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, सिद्धांत देखिए यहाँ पर करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र जियोग्राफी रीजन में लागू किया जाता है तो वह वहाँ की अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे चाइना चाइनीज इकोनॉमिक्स है, इंडिया इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था है। रूस रसिया रशियन इकोनॉमी, ये क्या है? ये अर्थव्यवस्था है। इसके अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को ही क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इकोनॉमी। रेगनर फ्रिस्क रेगनर फ्रिस्क ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। अर्थशास्त्र के प्रकार कितने? दो। चलिए चेक करते हैं। ये रहा यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है छोटा, मतलब समाल, और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है बड़ा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल चर्चा करेंगे बिल्कुल बेसिक से।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत अध्ययन इंडिविजुअल स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल स्टडी किया जाता है, ठीक है। और माक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था होल इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है। किसी व्यक्ति आय या व्यय, इसमें इनकम या एक्सपायर, ये इसमें किसी व्यक्ति या व्यय इसमें ही किया जाता है, किसमें? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में। माइक्रो अर्थशास्त्र मतलब छोटा है इसमें, ठीक है। माइक्रो मतलब होता है छोटा। अगर इसमें राष्ट्रीय आय की जाती है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब किसी परिवार की आय या व्यय, ये इकोनॉमिक्स में किया जाता है, ठीक है, माइक्रो में। इसमें बेरोजगारी की जाती है, इसमें मुद्रास्फीति भी इसी के अंदर होती है, इस बात को ध्यान रखना। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जे.एम. केन्स है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, जे.एम. केन्स। और हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए वेस्टी और समष्टि। वेस्टी, फादर ऑफ वेस्टी तो ये एडम स्मिथ, और फादर ऑफ समष्टि तो जे.एम. केन्स। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र। एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब कृषि क्षेत्र। सकल घरेलू उत्पाद, योगदान, ठीक है, और श्रम बल 51%, ये क्या है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है हमारी, जो मतलब प्राइमरी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, मतलब प्रथम प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आते हैं? कृषि क्षेत्र आता है, आपका जीडीपी आती है, सकल घरेलू उत्पाद आता है, और योगदान, ठीक है, 17% इसका योगदान भी है। और यहाँ पर एक है श्रम बल, लेबर फोर्स, ये हमारी 51%, ठीक है। ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। आपको क्या याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो देख लीजिए, कृषि क्षेत्र है आपका, सकल घरेलू उत्पाद है, योगदान भी है, योगदान 17% है, और श्रम बल भी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है ये प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें सबसे ज्यादा लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। और देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों, नेचुरल्स प्रोडक्ट्स का लेखांकन किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कृषि है, वन है, पशुपालन है, ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही आते हैं। कृषि है, वन है, पशुपालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, खनन है, ये क्या है? ये हमारे सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं, इसको याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अब देख लीजिए प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है। क्या है? कच्चा माल कौन से क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है, आपका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीयक क्षेत्रक, ठीक है, सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्रक में होता है। अब देख लेते हैं, विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं इसे हम, क्या कहते हैं? विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र को, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में इसका 29% योगदान है, उसका कितना था? 17% था, प्रथम प्राथमिक मेमोरी का 17% था। इसका लेबर फोर्स मतलब श्रम बल में 22% योगदान है द्वितीयक क्षेत्र का, और प्राथमिक का 51% था, इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र जिसके अंदर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का उपयोग करके एक नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है।
द्वितीयक क्षेत्र है जिसके अंदर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का उपयोग कर, मतलब जिस प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का उपयोग करके, ठीक है, एक नई मतलब उसमें क्या है, कृषि को लगा लो, कृषि का उपयोग करके हम ये निर्यात करते हैं, और मतलब उससे बहुत से हम काम करते हैं, ठीक है, हमारे बहुत काम आती है। इसी तरह से हम उसका उपयोग करके क्या है, उसका निर्माण करके एक नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र होता है। जैसे खनन है, भाई देख लीजिए, जैसे खनन करते हैं या खनन होता है, खनन पहाड़ वगैरह हैं, ये क्या हैं, ये इसी के अंदर आते हैं, खनन के अंदर। तो उसे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसी तरह होता है। अब देख लीजिए, गेहूँ से ब्रेड बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, ये सेकंड उसके हैं। गन्ने से चीनी बनाना, कच्चे तेल, लोहे से स्टील बनाना, निर्माण क्षेत्र हैं हमारे, ये निर्माण क्षेत्र के अंदर आते हैं। और देख लीजिए, निर्माण क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन, सड़क, भवन और विद्युत, जल, गैस आपूर्ति हमारे सेकेंडरी द्वितीयक के अंदर आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आते हैं तृतीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर तो हो गया, प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक में करते हैं बात। अब हमारे आती है तृतीयक क्षेत्र, इसमें सेवा क्षेत्र, इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवा प्रदान करता है। ये क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र वालों को ही क्या है, अपनी सेवा प्रदान करता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका 54% योगदान है भाई, और लेबर फोर्स मतलब श्रम बल में 27% योगदान है इसका, इस बात को ध्यान रखना है। सर्वाधिक इसका ग्रॉस डोमेस्टिक में प्रोडक्ट जीडीपी में इसका 54% योगदान है, तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा है। अब इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र का आते हैं देख लीजिए, परिवहन है, बैंकिंग है, बीमा है, शिक्षा है, ये तृतीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। पर्यटन है, मनोरंजन है, वाणिज्य व्यापार है, होटल है, ये हमारे क्या है, तृतीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब देख लीजिए अगला प्रश्न, चतुर्थ क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र के अंदर क्या होता है, मतलब चौथे क्षेत्र के अंदर क्या होता है, इसे हम नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है, इसे ज्ञान का सेक्टर भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। क्या कहा जाता है, ज्ञान का सेक्टर भी कहा जाता है। इसे बौद्धिक गतिविधियों को रखा गया है, बौद्धिक गतिविधियों को रखा गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर, सूचना और प्रौद्योगिकी हमारे चतुर्थ क्षेत्र के अंदर आता है। अनुसंधान और विकास क्षेत्र हमारा चतुर्थ क्षेत्र के अंदर आता है, इस बात को ध्यान रखना। अब पंचम क्षेत्र क्या होता है, हमारा पंचम क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। पंचम क्षेत्र के अंदर क्या आता है, समाज के उच्च निर्णय लेने वाला क्षेत्र होता है हमारे इसके अंदर। समाज के उच्च निर्णय लेने वाला क्षेत्र हमारा पंचम क्षेत्र के अंदर आता है। जैसे मीडिया है, विज्ञान है, विश्वविद्यालय है, आधारभूत क्षेत्र है, ये हमारे क्या है, पंचम क्षेत्र के अंदर आता है। पंचम क्षेत्र के बारे में तो और डिटेल से पढ़ ले। जिन पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं वो हमारे क्या है, पंचम क्षेत्र के अंदर आते हैं। में 8 उद्योग आते हैं इसके अंदर, पंचम क्षेत्र के अंदर 8 उद्योग आते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ये 8 उद्योग रहे, विद्युत है, इस्पात है, तेल शोधनशाला है, कच्चा तेल है, सीमेंट उद्योग है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है, कोयला है, ये क्या है, पंचम क्षेत्र में आते हैं, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए, कॉलर जॉब्स, ब्लैक कॉलर्स जॉब, अधिक मेहनत का काम, खनन है, तेल उद्योग है, इस बात को ध्यान रखना। मासिक हो गया, मासिक वेतन नहीं मिलता इसके अंदर, ब्लू कलर में जॉब में इसके अंदर मासिक वेतन नहीं मिलता, घंटों पर आधारित वेतन होता है ये, इस बात को ध्यान रखना। एक होता है वाइट कलर्स जॉब, शारीरिक कार्य, मतलब शरीर का जो कार्य है, इसके अंदर शरीर का कार्य नहीं होता, फिजिकल वर्क नहीं होता इसके अंदर, ऑफिस एंड मैनेजमेंट इसके अंदर होता है, ठीक है। ग्रीन कॉलर्स जॉब, जो प्राकृतिक के लिए काम करते हैं, वो ग्रीन कॉलर्स जॉब आते हैं। पिंक कॉलर्स जॉब, ये वुमेन्स ज़्यादा करती हैं इसे, ठीक है, वुमेन्स ज़्यादा इन्वाइट करते हैं इसको, इस बात को ध्यान रखना। नर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं,
ये क्या है, ये इतने जितने भी ये हमारे इसके अंदर होता है। देखिए चलिए थोड़ा सा आगे से चलते हैं यहाँ से। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। देख लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है इसे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ, लोसेन फिर सिद्धांत पर आधारित है। इस बात को ध्यान रखना। हस्तक्षेप का सिद्धांत, उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है, ठीक है। ये भी देख लीजिए, ये अमेरिका और कनाडा ने अपनाए थे फ्रेंड्स। और रूस ने कौन सी अपनाई थी? उन साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई थी। उसके अंदर क्या साम्यवादी पूंजीवादी में तो भाई लोग जो अमीर है अमीर होते जाएंगे। और रूस का जाता साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई उन्होंने। उसका मकसद था कि उद्योग लगाना, ठीक है। सामाजिक मतलब उद्योग लगाना, इसका मतलब तो पैसे ही, पूंजी मतलब पैसा, समझ रहे हैं आप। ये इन्होंने अपनाई थी, इसका मतलब लाभ कमाना ही होता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था के प्रकार। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये तो मैं करवा चुका हूँ। उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है इसे। बाजार अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के लेस लाइसेज फायर सिद्धांत पर आधारित है। इसका हस्तक्षेप का सिद्धांत देख लीजिए। उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है, जो अमेरिका और कनाडा ने अपनाया था। इस बात को ध्यान रखना। अब चलते हैं समाजवादी, जिसे साम्यवादी भी बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे साम्यवादी बोलते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है इसे। स्टेट इकोनॉमी भी कहा जाता है, मतलब राज्य अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था को। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में आई समाजवादी अर्थ, ठीक है। और उत्पादन के संसाधनों पर सार्वजनिक उत्पादन के साधन पर सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। उद्देश्य जनता समाज कल्याण, ये क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर होता है, ठीक है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है इसके अंदर, मतलब सरकारी क्षेत्र का वो होता है इसके अंदर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में आई समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। इसका विरोध क्या था? पूंजीवादी का, ये मैंने बताया जैसे कि रूस ने अपनाया था, मैं पहले बता चुका हूँ। ये रूस ने थी, जिसका रूस का विघटन हो गया था 1991 में। रूस का विघटन हो गया, इस बात को ध्यान रखना, टूट गया था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था नियंत्रण या मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का होता है। इसमें तानाशाही देखने को मिलती है। भाई क्या मिलती है? इसमें तानाशाही देखने को मिलती है। ये चाइना और नॉर्थ कोरिया इन्होंने अपनाई थी। इसमें तानाशाही देखने को मिलती है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो चीन ने अपनाई थी, सॉरी मैं जो वहाँ पर रूस की बता रहा था। समाजवादी अर्थव्यवस्था तो हमारे रूस ने, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था चीन और नॉर्थ कोरिया ने अपनाई थी। इसमें तानाशाही देखने को मिलती है, इस बात को ध्यान रखना है। एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था ही कहलाती है। इसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है, ठीक है। ये भारत ने अपनाई थी, इस बात को ध्यान रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत J.M. किन्स ने दिया। J.M. किन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। J.M. किन्स ने दिया था, देख लीजिए यहाँ पर। उत्पादन के साधनों पर सरकार व निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। पब्लिक और प्राइवेट, जैसे BSNL है, प्राइवेट हमारी जियो हो गई। BSNL क्या है? पब्लिक मतलब ये गवर्नमेंट हो गई, इस पर क्या है? सरकार का हो गया।
और ये जो निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट, इस पर क्या हो गया आपका भी हो सकता है। निजी मतलब होता है खुद, मतलब कोई आप कोई कारोबार कर रहे हैं। अब जियो क्या है, जियो है मुकेश अंबानी की है, उसी तरह से क्या है कि प्राइवेट है और हमारी पब्लिक क्या है, एक गवर्नमेंट है। इस बात को ध्यान रखना है। लाभ कमाना प्राइवेट सेक्टर, समाज का कल्याण पब्लिक सेक्टर। ये अपनाया था भारत ने, अपनाई थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, भारत अपनाई था, देख लीजिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर मोटिव एंड प्रोफेक्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। सोशल इकोनॉमिक्स में ये रहा, पब्लिक सेक्टर हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया। चलिए यहाँ पर अब करते हैं प्राइस। यहाँ पर प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइस, इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें मूल्य बाजार तंत्र निर्धारित करता है। बाजार इसमें मूल्य वह इसमें निर्धारित करता है। इसमें मूल्य सरकार निर्धारित करती है। इसमें जो इसमें तो क्या है, बाजार तंत्र निर्धारित करता है, बाजार वाले लोग निर्धारित करते हैं। इसमें मूल्य बाजार तंत्र व सरकार दोनों निर्धारित करती है। ठीक है, इसमें तो भाई बाजार वाले खुद अपने पैसे क्या करते हैं, इसमें मूल्य निर्धारित करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें भाई सरकार निर्धारित करती है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में। और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसमें सरकार भी करती है और क्या करते हैं, और आपकी दोनों इसमें बाजार में निर्धारित करता है। मूल्य मांग व आपूर्ति पर निर्भर करती है, इस बात को ध्यान रखना। विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था दो में बांटी गई है, दो आधार पर बांटी गई है। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमिक्स, क्लोज इकोनॉमिक्स। इसमें आयात निर्यात होता है खुली अर्थव्यवस्था में, और बंद अर्थव्यवस्था इसमें आयात निर्यात नहीं होता है बंद अर्थव्यवस्था के अंदर। सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पर अब चलते हैं राष्ट्रीय आय। नेशनल इकोनॉमिक, राष्ट्रीय आय देश के नागरिक की आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, देश की नागरिक की आय राष्ट्रीय आय। जैसे आर्थिक समृद्धि, ठीक है, आर्थिक समृद्धि मतलब जिसे बोलते हैं, क्या इसको चेंज कर लेते हैं, यस, आर्थिक समृद्धि। और इसमें क्या है आपकी पीसीआई मतलब जीडीपी, पीसीआई पर कैपिटा इनकम में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। इसमें आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, आर्थिक समृद्धि होती है। इसमें समस्त विकास को दर्शाता है। उदाहरण जैसे आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, ये सारे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। एक होता है आपका राष्ट्रीय आय का मापन, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, स्थापना 1951 में हुई थी राष्ट्रीय आय का मापन। CSO की स्थापना कब हुई थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, 1951 में स्थापना होती है, कार्यालय न्यू दिल्ली के अंदर। से बात का ध्यान रखना है। CSO के स्थान पर 23 मई 2019 को NSO का गठन हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन CSO तथा NSSO को मिलाकर किया गया। नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिक ऑफिस इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये वर्तमान में बुझ रहा है, लेकिन एक देख लीजिए यहाँ पर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े CSO ही जारी करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का मापन क्या है, देख लीजिए। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में किया था। इसकी बुक है द पॉवर्टी एंड, यहाँ पर मुझे कुछ कम दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको देख लेना आप। द पॉवर्टी एंड वेब रिलीज रूल इन इंडिया, इस बात को ध्यान रखना। वो देख लेना, मुझे थोड़ा सा काफ़ी समय हो चुका है।
1867 से 1868 में प्रति व्यक्ति आय औसतन 20 रुपये थी। कितनी थी? 20 रुपये थी। वैज्ञानिक विधि से सबसे पहले राष्ट्रीय आय का मापन VKR राव ने किया था। ठीक है, 1931 से 32 में किया। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये बताई थी। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना अध्यक्ष PC महालनोबिस ने की थी। एक होता है आपका वित्तीय वर्ष, ये 12 माह का समय होता है इसके अंदर, फाइनेंस ईयर। भारत का वित्तीय वर्ष, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च से शुरू होता है। राष्ट्रीय आय का मापन विधियाँ 3 विधियाँ होती है, आय विधि और व्यय विधि और आपका उत्पादन विधि, ये 3 विधि होती है। देखिए, एक होता है आपका घरेलू उत्पाद, इसमें उत्पादन देश की सीमाओं के भीतर होता है, चाहे वह उत्पादन देशी कंपनी करे या विदेशी कंपनी करे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पर, ये राष्ट्रीय, एक होता है राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें देश के नागरिक द्वारा किया गया उत्पादन देखा जाता है, चाहे वह उत्पादन देश के अंदर हो या देश के बाहर, ये देश राष्ट्रीय उत्पाद होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब क्या होता है हिंदी में, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल का मतलब होता है कुल मौद्रिक मूल्य, सकल का मतलब क्या होता है? कुल मौद्रिक मूल्य। और घरेलू का मतलब होता है राष्ट्र की सीमा। क्या होती है? राष्ट्र की सीमा। उत्पाद होता है अंतिम उत्पाद, मतलब जैसे वस्तु, सेवा, ये क्या हमारे ये उत्पाद होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आई सुन में अब आपके समझ में आ गई होगी, मुझे विश्वास है। देश की सीमा के अंदर 1 वर्ष के दौरान उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा GDP, P गुणा Q, प्राइस क्वांटिटी। पूरे भारत के अंदर एक वर्ष में 10 पेन बनते हैं और एक पेन की कीमत 20 रुपये है, तो इसका सेग है वो कितना होगा? तो इसको P गुणा 10 से गुणा कर दो, 2 से होगा। इसका मतलब सकल घरेलू उत्पाद GDP कितना होगा, उसको क्या है? P गुणा जी, मतलब प्राइस और क्वांटिटी से गुणा कर दो तो आपका पूरा आ जाएगा। पूरे भारत के अंदर एक वर्ष में 10 पेन बनते हैं, पूरे भारत में एक वर्ष में, ठीक है, 10 पेन बनते हैं और एक पेन की कीमत 220 रुपये है। तो क्या करेंगे? सकल घरेलू उत्पाद कितना होगा? तो मतलब P गुणा प्राइस और मतलब क्वांटिटी से इसको गुणा कर दे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। GDP किसी देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, GDP। NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। NDP नेट मतलब शुद्ध होता है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद होता है। अब इसके बारे में यहाँ पर चलेंगे करेंगे। NDP ज़्यादातर GDP पूछी जाती है, NDP इतना क्वेश्चन आते नहीं, ज़्यादातर उसे बता देते हैं। शुद्ध में मतलब मूल्यह्रास होता है और घरेलू में मतलब देश की सीमा में, देश प्लस में विदेशी भी होते हैं, और उत्पाद मतलब वस्तु और सेवाएं होती हैं। उसके अंदर मूल्यह्रास का मतलब मूल्य में कमी या गिरावट, घिसावट नहीं, गिरावट है। ठीक है, गिरावट, यह होता है मूल्यह्रास, मूल्य का नुकसान होना। अब होती है आपकी NDP और GDP का मूल्यह्रास। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय चीज़ों की घिसावट को बताता है। चीज़ों की क्या बताता है? घिसावट को बताता है। हम NDP कैसे प्राप्त करते हैं? सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देंगे और NDP प्राप्त करेंगे। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में से क्या करेंगे? मूल्यह्रास को हटा देंगे और NDP प्राप्त करेंगे। NDP देख लीजिए यहाँ पर कैसे करेंगे, वो भी देख लेते हैं। NDP किसी अर्थव्यवस्था के प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बताता है। प्रोडक्ट की क्या है? क्वांटिटी, उसकी प्राइस को, उसकी जो उसको क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, उसकी योग्यता को बताता है, इस बात को ध्यान रखना। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उत्पाद का मतलब सेवा, वस्तु सेवा, और राष्ट्रीय मतलब विदेशी आय, और सकल मतलब कुल मौद्रिक मूल्य।
चलिए विदेशी आय के बारे में बात कर लेते हैं। और प्रेषण भेजी गई रकम, कोई भारतीय विदेश में कार्य करके आय कमाता है पुनः उसे भारत भेज देता है, तो ऐसे आय को ही प्रेषण भेजी गई रकम कहते हैं उसे हम, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। मान लीजिए जब कोई भारतीय विदेश में काम कर रहा है, कोई मान लीजिए आप ही कोई विदेश में काम कर रहे हैं, और फिर क्या आपको वहाँ से भारत भेज दिया जाता है, ऐसी आय को क्या कहते हैं हम? भेजी गई आय को क्या कहते हैं? प्रेषण भेजी गई रकम कहते हैं। अब देख लीजिए अगला, ऋण पर ब्याज। यदि किसी देश को ऋण दिया है उस पर ब्याज मिलता है, कि यदि किसी देश को आप ऋण दे रहे हैं मतलब पैसा दे रहे हैं, उस पर क्या है? ब्याज मिलता है, उसे ही ऋण पर ब्याज कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, ठीक है। ऋण दे रहे हैं और उस पर जो ब्याज मिलता है उसे ही हम ब्याज कहते हैं। या फिर कहीं से ऋण किया और तो पर या ब्याज देना होता है, उसे ऋण पर ब्याज कहते हैं, ठीक है। या फिर क्या, कहीं से आपने ऋण लिया और फिर उस पर ब्याज देना चाहते हो होता है, ठीक है। आपसे किसी से पैसे लिए और फिर उस पर क्या आपको ब्याज देंगे, दे दो 15% सैकड़ा या 10% सैकड़ा होते हैं, इस तरह से लेते हैं, उसे हम ऋण पर ब्याज कहते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगर, देखिए फिर चलो यहाँ पर इस क्लास को शुरुआत कर देते हैं। अविदेशी अनुदान, किसी देश से प्राप्त ऐसी राशि जिस पर न तो ब्याज लगता है और न ही उस राशि को वापस करना होता है, उसे विदेशी अनुदान बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। जीएनपी एक देश की सकल घरेलू सीमा से उत्पादित की गई वस्तु एवं सेवाओं में विदेशी आय को शामिल करने पर प्राप्त होती है। जीएनपी जीडीपी प्लस में, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस में एफआई फॉरेन इनकम, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस में एक्स माइनस एम। विदेशी, एक्स माइनस एम का मतलब होता है विदेशी, एम का मतलब होता है विदेशियों द्वारा बाहर से अर्जित आय, ठीक है। बाहर से मतलब कोई ले रहे हैं, कोई आय कर रहे हैं, और भारतीय द्वारा विदेश से प्राप्त आय मतलब, और एक्स का मतलब भारत किसी दूसरे देश से ले रहा है। इस बात को ध्यान रखना। जीडीपी में विदेशी आय को जोड़ने पर जीएनपी प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पर एनएनपी नेशनल प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, बिल्कुल नोट्स के साथ है। पूरी इकोनॉमिक्स हम इसी क्लास पीडीएफ से कराने वाले हैं आपके लिए। इसमें बहुत ज़्यादा पेज हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। इतने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।